जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का यूपी जी के स्पेशल क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपी जीके का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। यूपी जीके से दोस्तों कितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके? 3 से 4 क्वेश्चंस आपका यूपी जीके से पूछा जाता है। और अगर करंट को भी मिला लिया जाए तो दोस्तों आपके 5 से 6 क्वेश्चंस सिर्फ यूपी जीके से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत ही अच्छा इसका रोल रहता है यूपी जीके का। तो यूपी जीके स्पेशल क्लास में आज आप लोगों का दोस्तों कितना 4th नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और आप लोगों ने अगर 3 प्रैक्टिस सेट पहले के नहीं देखे हैं तो वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी तीनों प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद आप लोग इस 4th नंबर प्रैक्टिस सेट को आकर लगाइएगा। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों हम आप लोगों के लिए 76 से लगा के 100 तक मतलब कितना टॉप 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को 4 प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी क्वेश्चनों को एक एक देखते जाइए और इन्हीं को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आपका कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपका किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी परीक्षा होने वाली हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बता दें हम आपको कि अभी आपका शुरुआत से जितने क्वेश्चन चल रहे हैं वो आपके क्या हैं, उत्तर प्रदेश इतिहास से संबंधित सभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए आज आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध के काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे? कितने गणराज्य थे ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके दिए गए 3, 5, 7 या फिर 11। तो महात्मा बुद्ध के काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कितने गणराज्य थे दोस्तों? 7 गणराज्य। विकल्प आपका कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का बुद्धकालीन नगर नहीं था? तो इसमें बताना कौन सा एक ऐसा नगर था जो बुद्धकालीन नगर नहीं था। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं मथुरा, साकेत, हस्तिनापुर, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका दोस्तों विकल्प कौन सही हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। मथुरा, साकेत और हस्तिनापुर ये सभी क्या थे? बुद्धकालीन नगर थे। लेकिन आपका बुद्धकालीन नगर कौन नहीं था ये पूछा गया था। तो आपका गौतम बुद्ध नगर बुद्धकालीन नगर नहीं था। ओके दोस्तों, विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, मतलब आपको बताना कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो इसका ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा बी वाला, श्रावस्ती में। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, वह आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था ये आपको बताना है, अंग, मगध, मल्ल या फिर वत्स में। दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा सी वाला, मल्ल राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैन एवं बौद्ध धर्मों के अलावा उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में किस और धर्म से संबंधित साक्ष्य बहुतायत में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है जैन एवं बौद्ध धर्मों के अलावा उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में किस और धर्म से संबंधित साक्ष्य बहुतायत पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या फिर सिख धर्म। तो इसका दोस्तों आपका विकल्प सही हो जाएगा ब्राह्मण धर्म। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व या 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका विकल्प दोस्तों आपको कौन सही हो जाएगा? विकल्प ए 563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेखों में से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो किस राजवंश के अभिलेख में इसकी परंपरा का समर्थन होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन दिए गए मौर्य, ये शुंग और सातवाहन या फिर कुषाण। तो इसका विकल्प दोस्तों कौन सा सही होगा? इसका आपका बताना विकल्प ए वाला सही होगा, मौर्य। मौर्य राजवंश था जिसके अभिलेख इस परंपरा समर्थन
होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, ये आपको बताना है। इसके दोस्तों ऑप्शन हैं लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। तो इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा विकल्प बी, सारनाथ में। ओके दोस्तों, आपका महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला आपका धर्मचक्र परिवर्तन या सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो वो आपका विकल्प है बी, सारनाथ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी, गौतम बुद्ध जो थे वो आपके दोस्तों बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, ये पूछ रहा है किसका राज्यकाल था तब आपके बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं शतानीक, उदयन, बोधि, निचच्छू। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका विकल्प आपका सही हो जाएगा बी वाला, उदयन। ओके दोस्तों, उदयन विकल्प बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो आपको बताना इसके ऑप्शंस क्या हैं, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश, निर्वाण। तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा प्रथम उपदेश, सी वाला। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों इसमें 86 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो आपको बताना है इसमें किसे नामित किया गया था, आनंद, महाकश्यप या उपाली या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों 86 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा गया बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी वो आपको बताना है किस काल में बनाई गई थी, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर गुप्तोत्तर काल। इसका दोस्तों आपका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, ये प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। और अगला क्वेश्चन आपका है प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है। प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल है ये आपको बताना है, बौद्ध, जैन, शैव या फिर वैष्णव। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जैन। किसका है, जैन जी का, ये आपको बताना था। आपका प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है, जैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो आपको बताना है कौन सा स्थल ऐसा है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन है आपके चंपा, पावा, संवेद शिखर या फिर उज्जैन। तो इसका विकल्प दोस्तों आपका सही हो जाएगा सी वाला, संवेद शिखर। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। आपके ऑप्शन हैं सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। ये दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, कौशाम्बी। बौद्ध एवं जैन इनके दोनों लोगों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे हैं, कौशाम्बी में। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्वेश्चंस आप सभी लोगों ने अच्छे से देखे होंगे और आप लोग अपना स्कोर भी अच्छा कर रहे होंगे। आगे चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो आपको बताना कौन सा भारत में प्राचीन शैव संप्रदाय था, आजीवक, मतमयूर या फिर मयमत या फिर ईशान शिव गुरुदेव पद्धति। तो इसका दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही होगा, इसका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा, मतमयूर। ओके दोस्तों, इसका विकल्प बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका था प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो आपको बताना भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जनक थे, कृष्ण थे या फिर याज्ञवल्क्य थे या फिर सूरदास थे। तो कौन से इसके प्रवर्तक थे, भागवत धर्म के कौन प्रवर्तक थे। तो आपके प्रवर्तक थे कृष्ण जी, विकल्प बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो आपको बताना वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो कथा का वाचन किया गया था
कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल, नौमी शरण। दोस्तों आपको बताना कौन सा वह जगह थी या स्थान था, तो इसका विकल्प आपका सही होगा डी वाला, नौमी शरण। दोस्तों आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में नौमी शरण किस जिले में पड़ती है। ओके दोस्तों, ये आपका नौमी शरण स्थान है, ये किस जिले में पड़ता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है मगध के किस सम्राट के मौर्य कार्यकाल में संपूर्ण उत्तर प्रदेश पहली बार मगध साम्राज्य के अधीन आया? तो एक बार दोस्तों फिर से सही से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मगध के किस सम्राट के कार्यकाल में संपूर्ण उत्तर प्रदेश पहली बार मगध साम्राज्य के अधीन आया था? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके जरासंध, बिंबिसार, महापद्मनंद या फिर अजातशत्रु। तो दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। इसका विकल्प आपका महापद्मनंद, विकल्प सी वाला राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है कथन दिए गए इसमें आपको इसमें बताना कौन सा कथन आपका सही होगा। सबसे पहला कथन देखते हैं आपका इसमें पांचाल राज्य की 2 राजधानियां अहिछत्र बरेली एवं काम्पिल फर्रुखाबाद थे। दोस्तों आपको काम्पिल पता हो गया और अहिछत्र कहाँ पड़ता है आपका बरेली में, और ये काम्पिल कहाँ पड़ता है फर्रुखाबाद में। ओके दोस्तों, ये 2 चीज़ें आपको पता हो गई। इसके बाद अगला है आपका दुष्यंत जिनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा, कुरुवंश के थे। तो इसके बाद अगला है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर प्रदेश पर मगध साम्राज्य का आधिपत्य था। सिकंदर की सेना महापद्मनंद की मगध सेना से डरकर व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ी। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए, क्योंकि ये सभी चारों चीज़ें आपकी सही दी गई हैं। ओके दोस्तों, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। ये भी सही है, ये भी सही, और ये भी, और ये भी, ये सभी चीज़ें आपकी सही दी गई हैं। तो आपका विकल्प ए में 1, 2, 3 एवं 4 चारों विकल्प सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों नंदवंश के शासन के उपरांत उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किसके शासन के अधीन था? तो ये आपको बताना है। तो इसके विकल्प आपके हैं शुंग वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश या फिर गुप्त वंश। इसका दोस्तों विकल्प आपका सही होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश जो था ये नंद वंश के शासन के उपरांत उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मौर्य वंश के अधीन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ की आकृति को भारत सरकार ने अपना राज्य चिन्ह घोषित किया। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार का राज्य चिन्ह कौन सा है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी वाला, ये आपका सारनाथ। ऑप्शन में सारनाथ दिया गया, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्या है स्थान पूछ रहा था, वही स्थान आपका क्या है सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पड़ता है ये आपको बताना है। ये दोस्तों आपका पड़ता है वाराणसी में। सारनाथ कहाँ पड़ता है? ये आपका वाराणसी में पड़ता है। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ कथन से संबंधित है। कथन पहला दिया गया है मौर्य सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारत में लगभग 40 अभिलेख खुदवाए। और कथन देखते हैं दूसरा कथन क्या है, अशोक के 40 अभिलेखों में से कुछ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए। तो दोस्तों बताना कौन सा कथन सत्य है। तो इसका दोस्तों आप लोगों का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, तो क्या विकल्प सी में दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अच्छे खासे लेवल में पूछा जाता है। जैसे आपका यूपी SSSC लेखपाल एग्जाम हो गया या फिर वीडियो एग्जाम हो गया। लेकिन इतना कंपटीशन दोस्तों होने के कारण अब ये नहीं आपसे कि हलवा क्वेश्चंस पूछेगा, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछेगा दोस्तों। आप लोगों से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अच्छे से तैयारी करना है, हल्के में किसी भी चीज़ को नहीं लेना है। अगला दोस्तों आज का आपका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये दोस्तों आपको बताना कौन सा कथन सत्य है और कौन से गलत हैं। कथन पहला दोस्तों देखते हैं चीनी यात्री फाहन और हेंगसान
ने अशोक के कई शिलालेखों जो उत्तर प्रदेश में पाए गए देखे थे। मतलब आपको बता रहा, चीनी यात्री जो ये फाहन था और हेनसान था, अशोक के कई शिलालेखों को देखा था, ये चीज़ कह रहा है। और अगला है आपका, अशोक के टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित कराया गया था। इसके बाद अगला है आपका, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज जो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद उसका नाम है, परिवर्तित नेम के किले में स्थानांतरित करवाया था। तो दोस्तों इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों इसमें तीनों कथन सत्य हैं, क्योंकि इसमें जो बात कही गई ये भी सही है, और इसमें जो बात कही गई ये भी सही है, और तीसरे पॉइंट में भी बिल्कुल राइट बात कही गई है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी वाला, क्योंकि 1, 2 और तीनों विकल्प आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, लास्ट क्वेश्चन है कथन से संबंधित। मौर्य सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारत में हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया। अगला कथन है आपका, हेनसान ने उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर देखे गए अशोक के स्तंभों का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसका? ए और आर दोनों सही हैं, विकल्प सी राइट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं 25 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। जो भी स्कोर हुआ हो आपका, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जितनी भी क्लासें हो रही हैं उन सब की प्लेलिस्ट बना दी गई है, और आप लोग जो भी क्लास नहीं अभी तक देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर हर एक वीडियो को देख लीजिएगा। हर एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और इसी तरह से दोस्तों हम आपको पहले यूपी जीके की 4-5 क्लासें प्रैक्टिस करवा देंगे। इसके बाद आपको हम पूरा चैप्टर्स वाइज यूपी जीके की भी क्लासें देंगे, थ्योरी वाली। ओके दोस्तों, तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैम भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हैं, अपनी ड्यूटी होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए जीके जीएस की सीरीज चला रहे हैं, और जितने भी आप लोगों की दिक्कतें समस्याएं होती हैं उनका भी समाधान आप लोगों को बताती हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैम का सपोर्ट किया कीजिएगा। और मैम को मतलब इतने लोग मैम का नंबर मांगते हैं कि मैम नंबर दो, कितने लोगों से वो बात करेंगी। तो आप लोगों को बता दें कि सबका सलूशंस एक ही है। आप लोग क्या करें, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपका जो भी डाउट हो वहाँ पर और भी अन्य एडमिन है वो आपको रिप्लाई देंगे, या फिर आपको मैम से ही बात करनी तो आप लोग मैम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बट आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। और आपको टेलीग्राम ग्रुप का नेम नहीं पता हो तो हम बता देते हैं दोस्तों, उसका नेम है आपका प्रियंका यादव यूपी पुलिस। आप लोग टेलीग्राम पर जाके ये सर्च करेंगे प्रियंका यादव यूपी पुलिस, उसमें लगभग 1700-1800 मेंबर्स हैं। तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, और इसके बाद जो भी आपका डाउट हो वो आप लोग वहाँ पे डाउट अपना पूछ सकते हैं। आपको कोई ना कोई एडमिन या मैम आपकी रिप्लाई कर देंगे। चलिए दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।